हेलो, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क और पीओ के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से बैंकिंग के किसी भी एग्जाम में 5 सवाल पूछे जाते हैं और आज का कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ये 5 सवाल आप 2 मिनट के अंदर एग्जाम में कर लोगे। तो आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज मैं पढ़ाऊंगा वो बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। बैंकिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल आसान होता है, बस बच्चे को बेसिक पता होना चाहिए कि किस अप्रोच को हमें लगाना है क्वेश्चन के साथ। तो बैंकिंग के एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल बैंकिंग के एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों में 2 समीकरण 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है या रिलेशन स्थापित करना है। इस टाइप से सवाल लिखे होंगे। अब देखो, पहला समीकरण x के फॉर्म में दिया रहेगा, दूसरा समीकरण y के फॉर्म में दिया रहेगा, या पहला समीकरण p के फॉर्म में दिया रहेगा तो दूसरा समीकरण q के फॉर्म में दिया रहेगा और आपको p और q के बीच रिलेशन पूछेगा। अगर x और y के फॉर्म में दिया रहेगा तो x और y के बीच रिलेशन आपसे पूछेगा। तो आओ सबसे पहले देखते हैं कि समीकरण क्या दिया। पहला समीकरण दिया x² + 5x - 6 = 0। दूसरा समीकरण दिया y² + 5y + 6 = 0 और रिलेशन दे दिया कि x greater than y, x less than y, x greater than equals to y, x less than and equals to y, x बराबर y और c and d cannot be determined। रिलेशन cannot be determined, कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब होगा। क्लियर है क्या? सी एंड डी का मतलब कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं किया जा सकता। ये 5 रिलेशन आपको दिए रहेंगे, आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा रिलेशन होगा। तो आप कहोगे गुरुजी, तो सबसे पहले तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी होगी और यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी होगी। अब दोनों में तुलना करना होगा, दोनों के रिलेशन को स्थापित करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक सबका? तो देखो, सबसे पहले मैं इस सवाल को बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा। अगर आपको बेसिक आ गया तो टेक्निकल अप्रोच ऑटोमेटिक आ जाएगा। साइन कन्वर्जन क्या होता है और उसमें टेक्निकल अप्रोच कैसे लगाते हैं, कैसे गुणनखंड मेथड होता है, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप इस सवाल का बेसिक देख लो, उसके बाद मैं कुछ थ्योरी समझाऊंगा टेक्निकल अप्रोच के लिए। तो आइए फिर इस सवाल को हम लोग बेसिक मेथड से देखते हैं। द्विघात समीकरण का सवाल यदि हम लोग को बेसिक मेथड से करना है तो बचपन में हम लोगों ने सीखा था जो x² का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर x² का मल्टीपल क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। x² का मल्टीपल अगर कुछ नहीं है तो क्या है दोस्त? 1 है। अब आप x² के मल्टीपल का गुना कांस्टेंट टर्म से करोगे। गुना करने पे जो गुणनफल आएगा उसे 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका योग या अंतर 5 हो। ऐसा हम लोगों ने बचपन में सीखा था। अब लोग हम एग्जैक्ट कह देंगे कि योग 5 होगा कि अंतर 5 होगा, या तो योग 5 होगा या अंतर 5 होगा। लेकिन अब हम लोग एग्जैक्ट बोल सकते हैं कि योग 5 होगा कि अंतर 5 होगा। ये चीज आज आप सीख लो। अगर कांस्टेंट निगेटिव होगा तो अंतर 5 होगा, अगर कांस्टेंट निगेटिव होगा तो अंतर 5 होगा, अगर कांस्टेंट पॉजिटिव होगा तो योग 5 होगा। क्यों होगा वो मैं आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान दो। यहां से देखो, 6 तो 6 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है। तो एक फैक्टर 6 का क्या बनेगा, मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। एक फैक्टर इसका बन जाएगा 6 × 1। अब आपको देखो 6 कैसा चाहिए? 6 जो चाहिए वो निगेटिव का चाहिए। 6 कैसा चाहिए? निगेटिव। तो कहोगे निगेटिव चाहिए और 5 जो है वो पॉजिटिव चाहिए। तो 5 पॉजिटिव चाहिए तो कहोगे इसे अगर पॉजिटिव कर दूं, इसे निगेटिव कर दूं तो ये तो 5 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा क्या? और ये 5 हो जाएगा। लेकिन गुना करने पर जो गुणनफल आएगा, गुना करने पर जो गुणनफल, ये तो आपका योग आया है, लेकिन आप योग या अंतर आया, लेकिन आपका, मैं क्या कह रहा हूं कि आपका गुणनफल कितना आना चाहिए? -6। तो इस दोनों का गुना करोगे तो माइनस का 6 आ गया। क्या दोनों वेरीफाई कर रहा है? दोनों चीज वेरीफाई कर रहा है। लेकिन बहुत बच्चा यहाँ पे ये सोच लेगा कि क्या गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता है, 6 को मैं ऐसे नहीं तोड़ सकता। आपके दिमाग में चल रहा होगा, मैं जान रहा हूँ, ये 3 और ये 2 हो जाए सर। 3 2 तो 5 होता है, 3 2 5 होता है, ठीक है, और ये 6 भी होता है गुना करने पर। तो ये क्यों नहीं होगा सर? तो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। देखो, हमें 6 पॉजिटिव का नहीं चाहिए, 6 हमें निगेटिव चाहिए। और जो ही हमने इसे निगेटिव किया, अब इस दोनों का जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा ना। अब कितना आ जाएगा? 1। और मुझे क्या चाहिए? 5x चाहिए, जो कि संभव नहीं है। इसलिए मैंने आपको क्या सिखाया कि यदि कांस्टेंट निगेटिव होगा तो घटाने पे 5 आना चाहिए, यदि कांस्टेंट पॉजिटिव होगा तो जोड़ने पे 5 आना चाहिए। मैं एक सवाल में पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, इसके बाद ऐसा बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ये सवाल करने वाले हैं। आपका टाइम पूरा बचेगा, आप
कुछ सेकंड में ये सवाल कर लोगे, 1 से 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन पहले बेसिक सीखो। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से। क्या करेंगे तो इसे हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, x² प्लस 6x माइनस x, तो 5x ही तो लिख रहा हूँ, माइनस 6 इक्वल्स टू क्या लिखोगे 0। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। चलो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो समीकरण भी हमें सॉल्व करने हैं। चलो अब यहाँ से सीखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये x यहाँ से कॉमन ले लो, इस दोनों टर्म में से x कॉमन लेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, अब देखो इस दोनों टर्म में से x अगर हमने कॉमन ले लिया, तब यहाँ पे क्या बचा x प्लस 6। अब देखो यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लोगे तो x प्लस 6 यहाँ भी बच गया, इक्वल्स टू 0। अब देखो x प्लस 6 यहाँ भी, x प्लस 6 यहाँ भी, तो x प्लस 6 अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, x प्लस 6 अगर हम लोगों ने कॉमन लिया, तब हम लोग के पास बच क्या रहा है, ये तो हमने कॉमन ले लिया और ये भी कॉमन ले लिया, तो बच रहा है x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों जीरो के दोनों का मल्टीपल 0 है, इसका मतलब ये भी 0 होगा एक बार और एक बार ये 0 होगा। दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6, और यदि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 देगा। क्लियर है क्या? तो x की वैल्यू हम लोगों की आ चुकी है। x की दो वैल्यू आएगी -6 और 1। अब इधर इसे सॉल्व करो, इसे भी सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y² प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जोड़ने पर 5 आना चाहिए, तो 6 गुना 1 तो 6 हो जाएगा, पर जोड़ोगे तो 5 नहीं होगा, तो 3 गुना 2 5 होगा, तो कहोगे 3x नहीं 3y प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखो दोनों आपको दिखे एक ही जैसा रहा है, लेकिन मैंने गुणनखंड जब यहाँ पे तोड़ा तो दोनों 2 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्लस और माइनस के साइन के डिफरेंट के कारण ऐसा हुआ है। चलो ध्यान देते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, फिर से y कॉमन ले लोगे, y कॉमन लोगे तो y प्लस 3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, ये भी y प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या लिखोगे 0। यहाँ तक सबका क्लियर है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ से आप देखते हैं y प्लस 3 यहाँ भी, y प्लस 3 यहाँ भी, तो y प्लस 3 अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अब y प्लस 2 बच जाएगा क्या, y प्लस 2, दोनों का मल्टीपल क्या होगा 0, कहोगे एक बार ये 0 हो जाएगा सर, एक बार ये 0 हो जाएगा। अगर y प्लस 3 अगर 0 है, y प्लस 3 0 है, तो y बराबर कितना आएगा भाई -3। एक दूसरा कंडीशन में y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो y बराबर 2 उधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखो दोनों का कंपैरिजन कैसे करते हैं, यहाँ तक बहुत बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कंपैरिजन में आके फंस जाते हैं। तो कंपैरिजन करना कैसे है वो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, और आप बहुत ही ध्यान से सीखोगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलो ध्यान देना। देखो सबसे पहले x के एक पॉइंट को पकड़ो, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, आपने पढ़ा होगा एसएससी के एग्जाम के लिए। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया होगा, अगर वो बैच आपने पढ़ा होगा हमसे, तो आप वहाँ पे ये चीज़ें सीखे होंगे कि ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि ये जो इसकी x की पहली वैल्यू होगी, इसका तुलना इस दोनों वैल्यू से पहले करेंगे हम लोग। चलो ध्यान दो, पहले इस दोनों वैल्यू से इसकी तुलना करते हैं। तो देखो ये क्या है -6, माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होगी वो उतना ही बड़ा होगा। अब इससे इसकी तुलना अगर हमने की, तो आप मुझे बताओ कि ये 6 बड़ा है या ये 3 बड़ा है, तो जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे फिर देखो ये -6 बड़ा है या ये बड़ा है, कहोगे सर -2 बड़ा होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रही है बातें? अब इधर आ जाओ, अब कहोगे इसकी तुलना इसके साथ भी करेंगे और इसकी तुलना इसके साथ भी करेंगे क्या? अब यहाँ पे हमें आप बताओ कि 1 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो आप कहोगे सर 1 बड़ा है, 1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर इसकी तुलना करो, इसकी तुलना इसके साथ करोगे, फिर से तो कौन बड़ा हो जाएगा, यही बड़ा हो जाएगा। क्लियर है क्या? फिर से x बड़ा हो जाएगा, अर्थात 1 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लगा, एक बार कह रहा है कि एक बार अगर एक वैल्यू से मैंने चेक किया तो कह रहा है कि y जो है, x जो है वो छोटा है, लेकिन जब दूसरी वैल्यू से हमने चेक किया तो कह रहा है x बड़ा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। यहाँ पे आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। जब भी ये दोनों साइन आ जाए तो ये क्या कौन सा फॉर्म क्रिएट करेगा, CND का। ये कौन सा फॉर्म क्रिएट कर देगा, CND का। अगर बड़ा और छोटा दोनों आ जाए, बड़ा और छोटा दोनों आ जाए, तो केस क्या बनेगा, CND का। आगे जो भी केस बनेगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कंपैरिजन में अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा 10 से 15 20 सवाल इस पे करवाने वाला हूँ, आपका कंपैरिजन पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। तो आइए द्विघात समीकरण के सवाल को टेक्निकल अप्रोच से करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल को टेक्निकल अप्रोच से करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला साइन कन्वर्जन, दूसरा फैक्टर, तीसरा कंपैरिजन। फैक्टर और कंपैरिजन हमने आपको
पिछले क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आगे भी मैं वो चीज़ क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन साइन कन्वर्जन आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर सवाल बेसिक मेथड से सीखा था। बेसिक मेथड में साइन कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं होती है, उसमें डायरेक्ट साइन आ जाता है। साइन कन्वर्जन की आवश्यकता तब होगी जब आप सवाल को डायरेक्ट करना चाहोगे। और साइन कन्वर्जन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइन रूल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन आपको पता हो जाएंगे तो आप कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो बिना सवाल को सॉल्व किए हुए। इसलिए साइन कन्वर्जन जरूरी है, हमें सीखना चाहिए साइन कन्वर्जन। तो आइए ध्यान देते हैं कि साइन कन्वर्जन होगा कैसे। सबसे पहले हमें एक चीज जाननी होगी कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो आप लोग पहले से ही जानते हो कि द्विघात समीकरण क्या होगा। पहला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 जो होता है द्विघात समीकरण होता है। इसके लिखने के तरीके क्या सब हो सकते हैं वो मैं लिख रहा हूं। दूसरा तरीका इसके लिखने का ax² माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तीसरा तरीका ax² प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। चौथा तरीका ax² माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। अब इसका साइन कन्वर्जन क्या होगा? ये तो क्वेश्चन का साइन है ना, ये समीकरण का साइन है, तो इसके जो आंसर आएंगे अल्फा और बीटा में जो आएंगे उसके साइन क्या होंगे ये हमें पता करना है। ये साइन कैसे पता होगा उसी बात को तो मैं सिखाने आया हूं। चलो ध्यान देते हैं क्या होगा। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान में रखो कि पहला साइन जस्ट उल्टा होगा। पहला साइन जस्ट उल्टा होगा, तो ध्यान दो, पहला साइन जस्ट उल्टा होगा। इसका उल्टा साइन क्या होगा? प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। तो ये साइन क्या होगा? माइनस होगा। अब यहां से इस साइन के बारे में सीखेंगे, ये साइन क्या होगा। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि माइनस में किसका गुना करें कि वो प्लस दे। माइनस में किसका गुना करें कि प्लस आ जाए? कहोगे माइनस इंटू माइनस करेंगे तभी तो प्लस आएगा। बचपन में हमने सीखा था माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू क्या आता था? प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू क्या आ जाता था? प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू क्या आता था? माइनस। ये चीज हम लोगों ने बचपन में सीखा था, आपको याद होगा। चलो अब यहां से यही रूल हम लोगों को लगाना भी है। अब यहां पे बताओ इसका साइन क्या होगा? कहोगे सर ये साइन जस्ट उल्टा होता है, पहला साइन जस्ट उल्टा है, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रही है। अब यहां से समझो आगे, प्लस में किसका गुना करें, ध्यान समझना, प्लस में किसका गुना करें कि साइन का गुना करें कि प्लस हो जाए। कहोगे प्लस इंटू प्लस तभी तो प्लस होगा। क्लियर है सबका? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला, यहां पे बताओ पहला साइन किस प्रकार चेंज करेगा? कहोगे पहला साइन जस्ट अपोजिट होगा सर, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव आएगा। अब आगे सीखो, यहां से ये साइन क्या होगा? कहोगे डिपेंड करेगा कांस्टेंट पे, सी के साइन पे डिपेंड करेगा। तो कहोगे ये निगेटिव है तो निगेटिव में किससे गुना करें कि निगेटिव आ जाए? तो निगेटिव में पॉजिटिव से गुना करेंगे तभी तो निगेटिव आएगा ना। निगेटिव में पॉजिटिव से गुना करोगे तभी तो निगेटिव आएगा। क्लियर है क्या सबका? चलो अब नेक्स्ट, अब यहां पे ध्यान दो, इसके साइन क्या होंगे? कहोगे जस्ट अपोजिट, ये निगेटिव है तो ये सर पॉजिटिव होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके आगे देखते हैं कि इसका साइन यहां पे क्या होगा। तो कहोगे सर पॉजिटिव में किससे गुना करें कि निगेटिव आ जाए? तो पॉजिटिव में किससे गुना करोगे कि निगेटिव आ जाए? तो कहोगे पॉजिटिव में सर किससे गुना करें निगेटिव आएगा? तो पॉजिटिव में निगेटिव से गुना करोगे तभी तो निगेटिव आएगा। तो आपको साइन कन्वर्जन यहां तक समझ में आया होगा। लेकिन क्या ऐसा करके एग्जाम में करेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। मैं 2 पॉइंट लिखा रहा हूं, उसे ध्यान में रखना। एक पॉइंट आपको याद हो गया है कि पहला साइन उल्टा होता है। 2 पॉइंट और समझाता हूं, वो 2 पॉइंट अगर आपको आ गया तो आपको ये सब लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट साइन लगा दोगे। और सबसे पहला काम होगा हम लोग का साइन लगाना कि उसके साइन क्या होंगे, आंसर के साइन क्या आएंगे। चलो ध्यान दो, इस दोनों को देखने के बाद, पहला निष्कर्ष और दूसरे निष्कर्ष को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आती है, आपको भी आएगी जब मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको। देखो मैंने क्या देखा कि कांस्टेंट यहां पॉजिटिव, कांस्टेंट यहां पॉजिटिव। यदि कांस्टेंट पॉजिटिव होता है तो दोनों साइन क्या होते हैं? सेम होते हैं। दिखा कि नहीं दिखा? कांस्टेंट पॉजिटिव होगा तो दोनों साइन क्या होंगे? दोनों रूट्स के साइन जो होंगे वो सेम होंगे। तो आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो क्या? कांस्टेंट, यदि लिख दो, यदि
कांस्टेंट पॉजिटिव होगा तो दोनों रूट के साइन सेम होंगे। यदि कांस्टेंट पॉजिटिव होगा तो दोनों रूट के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखो, अगर एक निगेटिव है दोनों निगेटिव हो जाएगा, अगर एक पॉजिटिव है तो दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर कांस्टेंट निगेटिव होगा तो दोनों रूट के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। अब आगे समझो, इस दोनों पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है, इस दोनों निष्कर्ष से हमें यह समझ में आता है कि यदि कांस्टेंट निगेटिव होगा, यदि कांस्टेंट निगेटिव होगा तो दोनों साइन अलग अलग होंगे। यदि कांस्टेंट निगेटिव होगा तो दोनों साइन क्या होंगे, दोनों रूट के साइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। चलो यहां पे लिख देते हैं, यदि कांस्टेंट निगेटिव होगा तो दोनों रूट अलग अलग होंगे। दोनों रूट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। चलो अब इस बात से हमें यह चीज तो समझ में आ गई क्या कि यदि कांस्टेंट पॉजिटिव होगा दोनों साइन सेम होगा, अगर कांस्टेंट निगेटिव होगा तो दोनों साइन अलग अलग होगा। यह बात समझ में आ रही है। और एक चीज मैंने क्या समझाया कि पहला साइन का जस्ट उल्टा आंसर का पहला साइन होता है। यह बात मैं आपको पहले से समझा रखा हूं। चलो अब इस पॉइंट को हम लोग यहां ना देखकर डायरेक्ट करके दिखाते हैं कैसे होगा। मिटाऊं क्या, चलो अब देखते हैं। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेंगे इस पर ढेर सारा। चलो सबसे पहले एक दो मैं लिखता हूं और आप सीखने का प्रयास करो। जैसे मैंने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपने क्या देखा, कांस्टेंट पॉजिटिव है, दोनों साइन सेम होंगे। दोनों साइन क्या होंगे, सेम। दोनों साइन क्या होगा, सेम। अभी मैं सिखा दूंगा, एक दो एग्जाम्पल लूंगा, आप खुद सीख जाओगे। कांस्टेंट पॉजिटिव है, साइन क्या होगा, सेम होगा। अब आप ध्यान दो, पहला साइन क्या होता है, उल्टा, और कह रहा है कि सेम साइन होना चाहिए, तो दोनों साइन क्या होगा, निगेटिव। समझ में आ गई बात है। चलो अगला देख लो, ax² प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। साइन क्या होगा, डिफरेंस साइन होगा। साइन अलग अलग होगा क्योंकि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट निगेटिव है, साइन क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंस साइन होंगे। तो अब देखो अलग अलग साइन होगा, तो ये साइन तो मुझे पता है, ये साइन जो होता है जस्ट उल्टा होता है। पहला साइन जस्ट उल्टा होता है, तो इसको उलट दो तो क्या होगा, माइनस। अगर ये माइनस है और कह रहा है साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो साइन अलग अलग होंगे, इसका मतलब ये साइन पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई क्या? चलो ध्यान दो। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ ax² माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0, ये देखा तो कहा सर डिफरेंस साइन होगा। अब इसका क्या होगा, पहला साइन क्या होता है, उल्टा। ये प्लस है तो अगला साइन डिफरेंट साइन होगा, इसका अलग साइन, इसका डिफरेंट साइन होगा, यानी कौन सा साइन होगा, माइनस होगा। क्लियर है क्या? एक और मैं लिख देता हूँ ax² माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख दिया। अब मैं पूछ लूँ कि साइन क्या होगा, तो सबसे पहले कहोगे सर साइन सेम होगा। सबसे पहले आपका जवाब होगा साइन सेम होगा। साइन क्या होगा, सेम। ठीक है, अब साइन सेम होगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। तो आप बताओ पहला साइन क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये ज्यों ही प्लस होगा और साइन कह रहा है सेम, अगला भी प्लस होगा। साइन कन्वर्जन सबको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो क्वेश्चन में मैं इतनी बार करवाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत टीचर इस साइन को याद करवाते हैं, मैं याद नहीं करवाऊंगा। मैं 3 बातें बताया। पहला साइन जस्ट उल्टा होता है। नेक्स्ट क्या समझाया आपको कि यदि कांस्टेंट पॉजिटिव होगा दोनों साइन सेम होगा, यदि कांस्टेंट निगेटिव होगा दोनों साइन अलग अलग होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसे मिटाया जाए और लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला सवाल के लिए 2 इक्वेशन दिए गए हैं। पहला x के फॉर्म में है, दूसरा y के फॉर्म में है। हमें x और y के बीच रिलेशन स्थापित करना है। जो रिलेशन कुछ इस प्रकार से हैं, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, x लेस देन एंड इक्वल्स टू y, x बराबर y और CND। CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। अब जितने भी सवाल होंगे सभी के ऑप्शन सेम होंगे, तो बार बार ऑप्शन समझाने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन खुद समझ जाना। क्लियर है क्या? अब हमें सिर्फ आंसर निकालने हैं कि रिलेशन क्या होगा। अब देखो इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी आए तो आपको वहां पे क्या करना होगा, 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला साइन, दूसरा फैक्टर,
तीसरा कंपैरिजन। तो सबसे पहले हमें किस पे फोकस करना होगा, साइन पे। साइन निकालना हमने आपको सिखाया भी है और यहां भी एक बार समझा देता हूं। देखो पहला इक्वेशन का साइन क्या होगा, देखो कहोगे सर साइन तो लिखा हुआ है, ये तो इक्वेशन का साइन है, रूट्स का साइन, इसके आंसर का साइन क्या होगा ये हमें बताना है। देखो ध्यान देना, इसके रूट्स का साइन निकालना है तो पहला साइन जस्ट उल्टा होगा। ध्यान दो, पहला साइन जस्ट, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे साइन के पास हमें जाना है तो दूसरा साइन कांस्टेंट डिसाइड करेगा। यदि कांस्टेंट निगेटिव होगा दोनों साइन अलग अलग होंगे, यदि कांस्टेंट पॉजिटिव होगा दोनों साइन सेम होंगे। तो कांस्टेंट अभी क्या है, निगेटिव, दोनों साइन अलग अलग होंगे। प्लस हमने लिख लिया है, तब लिख लेंगे माइनस। क्लियर है क्या? चलो अब यहां पे आ जाते हैं। अब ये क्या है, आपका पहला साइन पॉजिटिव है तो ये साइन क्या होगा, निगेटिव, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट के पास गए, कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव, कांस्टेंट पॉजिटिव होगा दोनों साइन सेम होगा, तो ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा। साइन क्या होगा, कांस्टेंट निगेटिव ज्यों ही होगा तो साइन क्या हो जाएगा, सेम। अब हमें फैक्टर करना है, फैक्टर किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल का और कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होगा उसका हमें क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। और फैक्टर करेंगे तो यहां पे तो कुछ नहीं है, तो 1, तो 1 इंटू 4 तो आएगा कितना, 4। क्लियर है ये? अब 4 का हमें ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे 3 आए, ऐसा अभी तक हमने सीखा था। लेकिन आज से क्या सीखेंगे, कांस्टेंट निगेटिव है घटाने पे 3 आना चाहिए, कांस्टेंट पॉजिटिव होता जोड़ने पे 3 आना चाहिए। अभी कांस्टेंट निगेटिव है तो घटाने पे 3 आना चाहिए। ऐसा फैक्टर क्या होगा, तो 4 गुना 1 होगा, यानी 4 पॉजिटिव 1 निगेटिव। हम लोग का आंसर आ चुका है। ये किसका आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है ये आपका एक्स का। और कभी भी आप जो फैक्टर लिखोगे वो फैक्टर जो होगा बड़ा वाला वो हमेशा पहले होगा और छोटा वाला बाद में होगा। माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कि अगर मैंने कोई फैक्टर किया 3 2, ठीक है, 3 2 में बड़ा कौन है, 3, तो 3 को पहले लिखेंगे 2 को बाद में लिखेंगे, भले ये 3 निगेटिव क्यों ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें दिखने में जो बड़ा लगेगा उसे पहले लिखेंगे, जो दिखने में छोटा लगेगा उसे बाद में लिखेंगे। ये पहला प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा मैं ज्यादा समझा रहा हूं। चलो ध्यान दो, अब आगे। अब यहां पे 1 है और 8 है, 8 और 1 का मल्टीप्लाई 8 होता है। तो 8 को हमें 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ने पे 6 आ जाए। तो कहोगे 4 दूना 8, यानी 4 दूना 8, 2। 4 बड़ा था पहले, 2 छोटा था बाद में लिख दिया। यहां तक सबका क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें कंपैरिजन करना है तो x के पहली वैल्यू का कंपैरिजन y के दोनों वैल्यू से करते हैं। देखो ये प्लस है और ये दोनों माइनस है, तब तो सोचना ही नहीं है, ये बड़ा होगा। अरे 4 बड़ा होगा कि -4 बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा कि -2 बड़ा होगा, दोनों कंडीशन में कौन बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा। अब इसकी तुलना करेंगे इसके साथ और फिर इसकी तुलना करेंगे इसके साथ। ये क्या है, y की वैल्यू है। क्लियर है क्या? अब माइनस के केस में क्या होता है, जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो ये क्या है, माइनस के केस में -1 बड़ा होगा -4 से। क्लियर है क्या? -1 बड़ा होगा -2 से। आपको चारों केसेस में क्या पता चले कि x ग्रेटर देन y है, तो आप लिख दोगे x ग्रेटर देन y। ये हम लोगों का आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 68 इक्वल्स टू 0। दूसरा समीकरण है 15y स्क्वायर प्लस 68y प्लस 77 इक्वल्स टू 0। हमें x और y के बीच रिलेशन बताने हैं कि x और y के बीच रिलेशन क्या होगा। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमें साइन पता करना होगा दोनों समीकरण का। चलो इसके रूट्स के साइन क्या होंगे ये हमें पता करना है। आपको हमने सिखाया कि पहला साइन का जस्ट उल्टा होता है। पहला साइन क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो पहला साइन जस्ट उल्टा होता है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव। दूसरा साइन किस पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट पे। कांस्टेंट पॉजिटिव होगा दोनों साइन सेम होंगे, कांस्टेंट निगेटिव होगा दोनों साइन अलग अलग होंगे। कांस्टेंट पॉजिटिव है दोनों साइन क्या होगा, सेम होगा। तो ये निगेटिव ये भी निगेटिव होगा। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। पहला साइन जस्ट उल्टा होगा, माइनस लगा लो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दूसरा साइन कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट पॉजिटिव है दोनों साइन सेम होगा, ये निगेटिव ये भी निगेटिव। अब चलो फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर किसका करोगे, 3 गुना 68 का ऐसा फैक्टर करोगे जिसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 29 आना चाहिए। प्लस है तो जोड़ने पे 29 आएगा, अगर माइनस होता तो घटाने पे 29 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो 3 गुना 68 को क्या लिख सकते हो, 17 चौका 68 लिख सकते हो क्या? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है। चलो अब हमें
पेयर बनाना है। तो 4 तिया 12 और 17। तो मैंने आपको क्या बताया था, बड़ा गुणनखंड बड़ा फैक्टर जो होगा उसे पहले लिखेंगे, तो 17 पहले लिख दो और आप 4 तिया 12 को बाद में लिख दो। हमें x का रूट्स पता हो गया है, अब हमें y के रूट्स निकालने हैं। अब कहोगे x का रूट आ गया सर, नहीं, अभी एग्जैक्ट x का रूट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अभी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है। जो भी रूट्स आपने निकाला है उसमें एक्स स्क्वायर के मल्टीपल से भाग दोगे तब एक्स का रूट्स आएगा। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पे कितना है, 3, यहाँ पर भी 3 से भाग दे दो। दोनों जगह 3 से हमें क्या करना होगा, भाग लगाना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमें किसका फैक्टर करना है, तो 15 गुना 77। 15 को 3 गुना 5 15 लिख सकते हो, 77 को 7 गुना 11 लिख सकते हो। क्या क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलो अब हमें इस फैक्टर को ऐसे कंबाइन करना है कि जिसको जोड़ने पे 68 आ जाए। तो कहोगे 7 पचे 35, 11 तिया 33। 35 बड़ा है 35 पहले लिख दो, 33 छोटा है इसे बाद में लिख दो। अब भाग किससे दोगे, वाई स्क्वायर के मल्टीपल से भाग दोगे। तो वाई स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 15, 15 से भाग दोगे। अब हमें क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। तो कंपैरिजन करेंगे कैसे, वो हम आपको सिखाते हैं। चलो ध्यान दो। अब कहोगे सर यहाँ पे कंपैरिजन करना तो हार्ड हो जाएगा, या तो हमें भाग देना होगा। तो भाग नहीं दो, मैं समझा रहा हूँ। आप इसके हर को समान कर लो। तो समान हर वाले भिन्नों में जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा होता है वह भिन्न उतना बड़ा होता है, और जिस भिन्न का हर जितना छोटा होता है वह भिन्न उतना छोटा होता है। तो हर से हमें कोई मतलब ही नहीं होगा जब वो समान हो जाएगा। चलो ध्यान देते हैं। तो इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें 15 बना लेते हैं। ये 15 है, ये भी 15 है, इसे भी 15 बनाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी इसमें 5 से गुना करना होगा, इसमें भी 5 से। लेकिन भिन्न क्या कहता है, अंश और हर दोनों में गुना करना होगा। तो इसमें भी 5 से कर दो, इसमें भी 5 से कर दो। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। देखो रूट्स ये काट दोगे तो रूट्स सही नहीं होंगे, बट हमें कंपैरिजन करना है तो रूट से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये क्या कॉमन चीज़ थी, इसे हटा दिया मैंने। अब यहाँ से ध्यान दो, ये क्या लिखा है, 17 पचे 85, 12 पचे 60। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब ये छोटा है क्योंकि ये निगेटिव है। चलो कंपैरिजन कर लेते हैं, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो देखो 17 पचे 85 निगेटिव है, यहाँ 35 निगेटिव है, यहाँ 33 निगेटिव है। तो दोनों कंडीशन में 85 छोटा होगा या फिर 35 छोटा होगा। कहोगे निगेटिव के केस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। ये भी ये छोटा हो जाएगा x, यहाँ भी x छोटा हो जाएगा। चलो यहाँ से अब इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसका इसके साथ करते हैं। ये क्या है 60 और ये 35 और 33 है, लेकिन ये निगेटिव होने के कारण ये अभी छोटा हो जाएगा। 60 छोटा हो जाएगा किससे, 35 से, क्योंकि निगेटिव है। अब ये 60 छोटा होगा 33 से क्योंकि निगेटिव है। क्लियर है क्या? आंसर क्या आएगा, x लेस देन y। किन्हीं को दिक्कत है क्या? आंसर क्या आ जाएगा, x लेस देन y, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मिटा दो, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो रिपीट करके एक बार फिर से देखो, मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इक्वल्स टू 0। हमें x और y के बीच रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों का काम क्या होगा, रूट के साइन पता करना कि रूट का साइन क्या होगा। पहला साइन जस्ट उल्टा होगा, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरा साइन कांस्टेंट का साइन आपको बताएगा कि दूसरा साइन क्या होगा। कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, दोनों साइन सेम होगा। कांस्टेंट पॉजिटिव है, दोनों साइन सेम होगा, तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा। चलो आगे चलते हैं। पहला साइन निगेटिव है तो जस्ट उल्टा साइन लेंगे। ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगला ये क्या है, पॉजिटिव, कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, दोनों साइन सेम होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। चलो फैक्टर करेंगे। 10 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7। तो 5 दूना 10, 5 बड़ा है, 5 को पहले लिख दो, 2 छोटा है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है। क्लियर है क्या? x के 2 मान आएंगे, 5 और 2। अब कहोगे सर यहाँ पर कोई संख्या से भाग आपने नहीं दिया, क्योंकि x का मल्टीपल, x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 1 है। 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो आगे आ जाते हैं। अब 45 का ऐसा फैक्टर हम लोग करेंगे जिसको जोड़ने पर 14 आएगा। क्यों, ये प्लस है तो जोड़ने पे, अगर माइनस होता तो घटाने पर। तो 45 का फैक्टर 9 पचे 45, 9 बड़ा है, 9 को पहले लिख दो, और 9 पचे 45, 5 बाद में लिख दो। यहाँ तक सबका क्लियर है। कंपेरिजन करते हैं, इसके पहले मान से इसके दोनों मान का कंपेरिजन करेंगे। चलो ध्यान दो। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ बताओ, 5 क्या है,
5 9 से क्या है, छोटा है। 5 9 से छोटा है। 5 5 के क्या है, बराबर है। चलो आगे अब देखते हैं। यहाँ पे फिर ध्यान दो, ये 2 का कंपैरिजन इसके साथ करो। 2 क्या है, छोटा है 9 से। 2 क्या है, छोटा है 5 से। तो आपको यहाँ पर क्या साइन मिल रहा है, छोटा और बराबर का साइन। इस दोनों साइन को मिलाओगे तो साइन क्या बन जाएगा, कहोगे छोटा है या बराबर है। x क्या है, छोटा है या बराबर है किसके, y के। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं। कितना प्यारा सा सवाल था। देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पहला समीकरण, पहला इक्वेशन क्या दिया है, x² प्लस 12x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। दूसरा समीकरण हम लोगों के लिए दिया है y² प्लस 17y प्लस 72 इक्वल्स टू 0। हमें x और y के बीच संबंध बताने हैं। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमें साइन कन्वर्जन पता करना है। साइन क्या होगा, रूट्स के साइन क्या होंगे, ये हमें बताने हैं। चलो साइन बता दो आप। पहला साइन पॉजिटिव है, पहला साइन जस्ट उल्टा होगा। ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो जाएगा। ये बताएगा कि अगला साइन क्या होगा। कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, दोनों साइन सेम होगा। कांस्टेंट पॉजिटिव है, दोनों साइन सेम होगा। ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आ जाओ। ये क्या है, पहला साइन। पहला साइन क्या होगा, जस्ट उल्टा, निगेटिव लिख लो। ये कांस्टेंट का साइन क्या बताता है कि अगला साइन क्या होगा। कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, दोनों साइन सेम होगा। कांस्टेंट पॉजिटिव है, दोनों साइन सेम होंगे। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब हमें फैक्टर करना है। फैक्टर किसका करोगे अभी, 32 का, क्योंकि 1 गुना 32 तो आएगा 32। 32 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पर, ये प्लस है इसका मतलब जोड़ने पर, 32 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने पर 12 आ जाए। 8 चौका 32, 8 पहले लिख दो, 4 बाद में लिख दो। ये x की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है क्या यहाँ तक। चलो अब आगे y की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है। तो किसका फैक्टर करोगे, एक यहाँ है, ये 72, 1 गुना 72 तो आएगा 72। तो 72 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पर, 72 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पर, ये प्लस है तो जोड़ने पे आना चाहिए 17। 9 8 72, 9 पहले लिख दो, 8 बाद में लिख दो। अब कर दो कंपेरिजन। अब आप कंपेरिजन करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ध्यान देना। इसका तुलना इसके साथ करोगे, फिर इसका तुलना इसके साथ करोगे तो आपको क्या दिखा, -8 और ये क्या है -9। तो -8 बड़ा होगा कि -9 बड़ा होगा, कहोगे -8। माइनस के केस में जो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब इस दोनों की तुलना करोगे तो क्या दिखेगा आपको, -8 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसकी तुलना इसके साथ करो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। अरे ये क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। अब इसकी तुलना आप इसके साथ करोगे, उस कंडीशन में भी ये क्या होगा, बड़ा होगा। अब आपको क्या दिखा कि सर बड़ा है और बराबर है, दोनों है, तो इसका मतलब साइन क्या बनेगा, x बड़ा है या बराबर है किसके, y के। हम लोगों का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या सबका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पहला समीकरण है x² - 7x + 6 = 0। दूसरा समीकरण है 2y² - 8y + 6 = 0। हमें x और y के बीच रिलेशन बताने हैं। चलो ध्यान देते हैं करना क्या है। मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले आप साइन पे ध्यान दोगे, दोनों का साइन पता करो। पहला साइन जस्ट उल्टा होगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरा साइन कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, दोनों साइन सेम होगा। कांस्टेंट निगेटिव होगा, दोनों साइन अलग अलग होगा। अभी कांस्टेंट पॉजिटिव है, दोनों साइन सेम होगा। ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा। चलो यहाँ पे पहला साइन जस्ट उल्टा तो इसे पॉजिटिव लिख दो। दूसरा साइन कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, दोनों साइन सेम होंगे, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा। अब हमें गुणनखंड करने हैं। किसका गुणनखंड करोगे, 1 गुना 6 का। 1 गुना 6 का ऐसा फैक्टर होगा, 1 गुना 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7। तो ये तो खुद ही एक फैक्टर है, 6 और 1 जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा। बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में। आ गया x की वैल्यू। क्लियर है, कितना प्यारा सा मेथड है। चलो अब ध्यान दो।
अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ भी सेम कंडीशन गुणनखंड करने हैं। तो 2 गुना 6 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पर, ये प्लस है तो क्या होगा, जोड़ने पर 8 आना चाहिए। जिसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8। मैं डायरेक्ट आंसर निकालना सिखा रहा हूँ। जिसको जोड़ने पे 8 आना चाहिए, कहोगे 6 बड़ा है 2 छोटा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 6 गुना 2 का फैक्टर क्या होगा, 6 गुना 2 ही कर लेते हैं। चलो अब हम लोगों को x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। चलो करते हैं। x की पहली वैल्यू का कंपैरिजन y के दोनों वैल्यू से सबसे पहले करेंगे। चलो ध्यान दो, 6 क्या है, इस 6 के बराबर है तो ये बराबर का साइन लगा दो। 6 2 से बड़ा है तो बड़ा लगा दो। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, कहोगे 1 छोटा है किससे, 6 से। अब ये क्या हो गया, CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND हो गया। क्यों, क्योंकि बड़ा और छोटा अगर किसी भी रिलेशन में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। चलो एक बार और आगे भी मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं है, CND आंसर हो चुका है। अब इस केस में भी ये क्या है, 1 छोटा है 2 से, लगा दो। तो ऐसा कभी भी रिलेशन नहीं आपने देखा होगा, 1 छोटा बड़ा बराबर, इस टाइप का रिलेशन आपने नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर केस क्या बनेगा, CND, कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 5। अब मैं आपको कुछ ऐसा सवाल बताऊंगा जिसको देखते के साथ आप आंसर बता दोगे। आप सिर्फ साइन लाओगे आपको आंसर पता हो जाएगा, और कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जिसको आप सिर्फ देखोगे तो आंसर पता हो जाएगा। इस प्रकार के कुछ प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना, समीकरण पहला दिया हुआ है x² - 3x - 88 = 0। समीकरण नंबर 2 y² - 8y - 48 = 0। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो ही आया आपको सॉल्व करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्यों, मैं वो समझा रहा हूँ। देखो कांस्टेंट यदि निगेटिव आ जाए, दोनों समीकरण के कांस्टेंट निगेटिव आ जाए, आंसर CND, आंख बंद करके टिक मार के आना, 100% सही होगा। क्यों होगा वो आओ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन लिखेंगे, खुद पता चल जाएगा। दोनों का साइन लिखो, देखो क्या होगा। पहला साइन जस्ट उल्टा होगा, ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दूसरा साइन कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट निगेटिव होगा, दोनों साइन अलग अलग होंगे। तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। चलो यहाँ पे आ जाओ, सेम कंडीशन, ये क्या है माइनस तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। पहला साइन उल्टा होगा, दूसरा साइन कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट निगेटिव है, दोनों साइन अलग अलग होंगे, ये प्लस है तो ये माइनस। चलो अब ध्यान देना, अब इसका हमें गुणनखंड नहीं करना है। कहोगे क्यों सर, बता रहा हूं, समझो। इसकी तुलना इसके साथ कर लो, फिर इसकी तुलना इसके साथ करो। ध्यान समझना, इसकी तुलना इसके साथ करना संभव नहीं है क्योंकि दोनों प्लस है, मान निकालने के बाद हम तुलना कर पाएंगे। लेकिन जब इसकी तुलना इसके साथ हमने किया, हमें खुद ही पता चल रहा है कि प्लस वाला बड़ा होगा। क्लियर है क्या? अब चलो, इसकी तुलना इसके साथ हमने किया, तुलना होगी क्या, हो जाएगी। कहोगे कैसे सर, क्योंकि ये छोटा होगा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी छोटा हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये छोटा और बड़ा केस ज्यों ही आया तो आंसर क्या होगा, CND। छोटा और बड़ा केस ज्यों ही आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, CND। आंसर क्या लिखोगे, CND। तो आप एक चीज रट लो, ध्यान में रख लो, जैसे भी हो आप कर लो कि यदि दोनों कांस्टेंट निगेटिव होंगे, दोनों समीकरण के कांस्टेंट निगेटिव होंगे, आंसर CND होगा। बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसे सॉल्व करोगे तो भी आंसर CND आएगा। चलो एक दो सवाल इस पर मैं और करवाता हूं, आप डायरेक्ट आंसर बताना, मिटाओ। चलो अगला का सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 38, पहला समीकरण है 38 x² - 3x - 11 = 0। दूसरा समीकरण इसके लिए दिया है आपको 4y² - 7y - 2 = 0। आंसर बता दो। कांस्टेंट क्या है, निगेटिव। दोनों कंडीशन में, दोनों समीकरण का कांस्टेंट यदि निगेटिव होगा, आंसर क्या होगा, आंसर जस्ट होगा CND। क्लियर है क्या? किन्हीं को दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व करना, आंसर आएगा CND। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक और मैं बता दे रहा हूं, ध्यान देना।
पहला समीकरण है 9x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दूसरा समीकरण है 2y² माइनस 15y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट आपका क्या है? कांस्टेंट निगेटिव है, दोनों कांस्टेंट निगेटिव है। आपका आंसर आ चुका है, क्या होगा? सी एंड डी। बनाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा एक दो सवाल हर एक एग्जाम में रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे ज्यों ही देखोगे कांस्टेंट निगेटिव है, आपका आंसर लग चुका होगा सी एंड डी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बताता हूं जिसको आप साइन कन्वर्जन के बाद बताओगे कि आंसर क्या होगा। चलो ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं, आज की क्लास का अंतिम सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पहला समीकरण 3x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दूसरा समीकरण है 4y² माइनस 8y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें x और y के बीच रिलेशन बताने हैं। अब यहां भी आप सी एंड डी मत लगा देना, हर एक जगह सी एंड डी नहीं लगेगा। अब यहां पे सी एंड डी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका जो कांस्टेंट है ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मैंने आपको क्या बताया था? कांस्टेंट दोनों कंडीशन में आपका निगेटिव होगा, तभी आप सी एंड डी डायरेक्ट लगा सकते हो। ऐसे और भी सवाल सी एंड डी हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों कांस्टेंट निगेटिव हो तो बिना सॉल्व किए हुए सी एंड डी बता सकते हो। अब ये सवाल का भी आंसर क्या आने वाला है ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दो। ये सी एंड डी नहीं आएगा क्या वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं इस सवाल को आपको पूरा सॉल्व करने नहीं दूंगा। चलो ध्यान दो क्यों। देखो, पहला साइन जस्ट उल्टा होगा। सबसे पहले हम लोग साइन निकालते हैं, तो पहला साइन क्या होगा? जस्ट उल्टा, ये निगेटिव लिख लो। कांस्टेंट हमें बताता है कि अगला साइन क्या होगा। कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, दोनों साइन सेम होगा। कांस्टेंट निगेटिव होगा, दोनों साइन अलग अलग होगा। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आपको याद हो चुका होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो ये पॉजिटिव है, दोनों साइन सेम, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव होगा। चलो आगे आ जाओ। पहला साइन जस्ट उल्टा होगा, कांस्टेंट पॉजिटिव है, दोनों साइन सेम होगा। क्लियर है क्या यहां तक? अब इसका आंसर किसे नहीं पता है वो बताओ। अरे देख के आंसर बताओ यार। अब इसे गुणनखंड करोगे, सॉल्व करोगे? नहीं, आंसर आ रहा है साइन से। सिर्फ साइन पता हो जाए तो आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको साइन लिखना सिखाता हूं। सिर्फ साइन से आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कहोगे सर ये दोनों कंडीशन में निगेटिव है और ये दोनों कंडीशन में पॉजिटिव है, x और ये y। x दोनों कंडीशन में निगेटिव है, y दोनों कंडीशन में पॉजिटिव है, इसका मतलब है y बड़ा है। y क्या होगा? बड़ा होगा। तो x ग्रेटर देन y, ये हम लोगों का क्या होगा? आंसर। आई होप कि आपको ये कंप्लीट वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।